नमस्कार। हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का पाठ है देवनागरी लिपि गुण दोष। विशेष करके यह पाठ स्नातक प्रतिष्ठा तृतीय खंड की परीक्षा दे रहे विद्यार्थियों के लिए एक तरह से सामान्य जानकारी से संबंधित है। और अगर गहराई के लिए भी एक वीडियो तैयार है जो कि विहकाय है, वो भी दूंगा। मगर आज एक तरह से सूचनात्मक और परीक्षोपयोगी यह पाठ होगा। तो सबसे पहले तो हम ये जान लें कि लिपि क्या है। तो लिपि यानी कि भाषा को या ध्वनियों को दृश्यमान बनाने का साधन है। भारतवर्ष में प्राचीनतम काल में 3 प्रकार की लिपियों का प्रचलन रहा। पहली लिपि सिंधु नदी घाटी की जो हड़प्पा सभ्यता है उसकी लिपि है, जिसको सैंधव लिपि कहते हैं, जिसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। और उसके बाद 2 लिपियां ब्राह्मी लिपि और खरोष्ठी लिपि अपने यहाँ रही है। ब्राह्मी लिपि के 2 रूप हुए, उत्तर ब्राह्मी और दक्षिण ब्राह्मी। उत्तर ब्राह्मी से ही अपनी नागरी लिपि का विकास हुआ क्रमिक ढंग से। सबसे पहले उत्तरी ब्राह्मी से आई कुटिल लिपि, कुटिल लिपि से आई गुप्त लिपि, और गुप्त लिपि के बाद 6वीं शताब्दी के आसपास शारदा लिपि आती है, और 7वीं शताब्दी के आसपास 6वीं शताब्दी के आसपास नागरी लिपि आ जाती है। एक प्रश्न यह भी आता है कि ब्राह्मी लिपि को किसने पढ़ा था। तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, संभवतः 1869 या 63 ईस्वी में। तो मुख्य रूप से इसी तरह देवनागरी लिपि का विकास हुआ। एक सामान्यतः गलती करते हैं, लिपि कौन सी लिपि है, तो देवनागरी कोई लिख देता है, कोई नागरिक लिख देता है। तो नहीं, नागरी या तो लिखिए या देवनागरी लिखिए। तो और भारत में इस नागरी लिपि का अस्तित्व या और लेखन, साहित्य लेखन तो 7वीं शताब्दी से ही आरंभ हो गया था, मगर उसको राष्ट्रीय क्षितिज और उसको विधिक बाध्यता या मान्यता दिलाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा। और नागरी लिपि को देश की लिपि बनाने के लिए पहला प्रयास क्या, एक यह भी जान लीजिए कि हिंदी की जो लिपि है देवनागरी लिपि, तो इसका सबसे ज्यादा समर्थन हिंदी नहीं जानने वाले लोगों ने ही किया। और इस लिपि का और हिंदी का सबसे ज्यादा अगर किसी ने विरोध किया तो हिंदी भाषियों ने ही किया। यह भी हिंदी और उसकी लिपि के साथ दुर्भाग्य की बात है कि अपने ही इसके शत्रु बने और पराये इसके हितैषी बने। क्योंकि यह पूरी तरह से वैज्ञानिक, संतुलित, पूर्ण और समृद्ध लिपि रही, मगर गुलामी की मानसिकता ने इस लिपि में अनेक दोष निकाले। तो इस तरीके से इस लिपि को सार्वजनिक और संवैधानिक मान्यता दिलाने का पहला प्रयास राजा राम मोहन राय ने किया, और वे एक
पत्रिका निकालते थे जिसका नाम है बंगदूत। तो उस बंगदूत को हिंदी की नागरी लिपि में भी प्रकाशित करवाते थे, बांग्ला लिपि में भी और रोमन लिपि में भी उसको प्रकाशित करवाते थे। तो हिंदी और हिंदी लिपि के लिए पहला प्रयास उस बंगाली राम मोहन राय ने किया, और उन्हीं के प्रयास से एक प्रश्न ऑब्जेक्टिव में भी आता है कि हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन है, तो उदंत मार्तंड, जिसको पंडित जुगल किशोर ने उसको प्रकाशित करवाया था 30 मई 1826 को, और यह राम मोहन राय की प्रेरणा से ही प्रकाशित हुआ। फिर उसके बाद दूसरा प्रयास, जिनको हिंदी का विरोधी कहते हैं, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, जो खड़ी बोली हिंदी के एक तरह से विरोधी माने जाते हैं, क्योंकि वे उर्दू प्रभावित या उर्दू युक्त हिंदी के हिमायती थे। तो उन्होंने प्रयास किया 1868 में, और उन्होंने एक चूंकि वे स्कूल इंस्पेक्टर थे, तो उन्होंने सरकार को एक मेमोरेंडम दिया, और उसमें ये दिखाया कि पूर्वी क्षेत्र में, यानी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार के क्षेत्रों में, पूर्वी ईस्टर्न प्रोविंसेस में कोर्ट कैरेक्टर, यानी कि सारा काम जो है अंग्रेजी में और फारसी में हो रहा है, जबकि इधर के लोग नागरी और हिंदी जानते हैं। तो ये दिया। और उसके बाद राधा कृष्ण दास और पंडित मदन मोहन मालवीय और सुधाकर द्विवेदी ने 1893 में नागरी लिपि का आंदोलन चलाया, और 60,000 लोगों का सिग्नेचर करा करके सरकार को प्रस्ताव दिया कि न्यायालयों में रोमन और फारसी के जगह स्थान पर नागरी लिपि का प्रयोग किया जाना चाहिए, और प्रयास सफल हुआ। और 14 सितंबर 1949 को संविधान जब बना, तो संविधान के 343वें अनुच्छेद में नागरी लिपि को राजकीय लिपि घोषित किया गया। अनुच्छेद का विषय है भाषा। संविधान के अनुसार भारत की भाषा, राजभाषा हिंदी होगी, और उसकी लिपि देवनागरी होगी। तो देवनागरी की लिपि के को जो है थोड़ा जो है जान ले कि यह मानक नागरी वर्णमाला है, जिसमें 44 वर्ण है, 44, और उसके बाद जो है 3 जो है गृहीत, तो 47 वर्ण है। यद्यपि नागरी लिपि जो कि पुरातन लिपि है, जिसमें हमारा समस्त जो है भारतीय वांग्मय है, उसमें कुल मिलाकर के 63 लिपियां है, 63 वर्ण है। तो उन मगर यहाँ पर चूंकि मानकीकरण किया गया, क्योंकि बहुत सारे वैसे वर्ण थे या ध्वनि चिन्ह, उनको ध्वनि चिन्ह कहेंगे, क्योंकि भाषा में जब आएगा तो ध्वनि चिन्ह कहलाएगा, तो जिनका उच्चारण नहीं होता था या वे हिंदी के उपयुक्त नहीं थी, तो इसलिए उनको जो है छोड़ दिया गया। जैसे जीवामूल्य, उपधमानीय, री का जो है दीर्घ मात्रा है री, अब तो ह्रस्व री भी जो है छूट रहा है, क्योंकि उसका उच्चारण तो री हम लोग कर नहीं पाते हैं, री से ही काम चला देते हैं, र हर्ष री। और वैसे ही री जैसे ध्वनि चिन्हों को छोड़ दिया गया। तो वर्णमाला अपनी है, वर्ण स्वर, और स्वर वर्णमाला में अ से लेकर के अ तक, और उसकी प्रत्येक की जो है मात्राएं भी होती है, और मात्राएं इस पर आगे हम लोग देखेंगे। और उसके बाद जो है व्यंजन है, व्यंजन में सबको याद है ही क से ह तक है, और छ त्र ज्ञ श्र, इसको आप लोग लिखिएगा जब नागरिक के बारे में आएगा तब, क्योंकि उसका विवरण हम लोग आगे देंगे कैसे करेंगे। और उसके बाद जो है गृहीत,
गृहीत में औ ख ज फ, जैसे कि जमानिया, जमीर, खरीद, यानी कि अरबी फारसी के शब्दों, क्योंकि भारत पर जो है मुसलमानों का बहुत दिन तक जो है शासन रहा, तो वे अपने साथ अरबी फारसी के भी जो है शब्द लाए। तो अरबी फारसी के शब्दों को हिंदी भाषा में लिप्यंतरित करने के लिए इन ध्वनि चिन्हों को अपनाया गया। उसमें नुक्ता लगा करके ख ज फ में नुक्ता लगा करके उसको अपना बना लिया गया। और वैसे ही अंग्रेजी का ओ होता जो होता है अ, जिसका उच्चारण करते हैं, जैसे कि डॉक्टर, फिलॉसफी, तो उसके लिए औ का ग्रहण कर लिया गया। तो एक गृहीत स्वर है, गृहीत व्यंजन है। तो बस यही जो है मूल रूप से हिंदी की जो है वर्णमाला है। और उसके बाद नागरी के अंक हैं। तो नागरी के 2 अंक हैं, एक तो 1 2 3 4 वाला है, 1 2 3 3 4 इस रूप में लिखते हैं। और उसके बाद इसका अंतर्राष्ट्रीय रूप ध्यान रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय रूप यानी कि जो 1 2 3 जो लिखते हैं, 1 2 3, वह अंग्रेजी का नहीं है, वो हिंदी का ही है। मतलब बहुतों लोग जो है भ्रम पाल लेते हैं कि ये अंग्रेजी का है, तो नहीं, ये जो है हिंदी का है। और विश्व को ये अंक जो है भारतीयों की देन है। मगर हम लोग गलतफहमी के शिकार होते हैं कि इसको अंग्रेजी मानते हैं। अगर इसके जो है, इस पर भी बाद में बात विचार करेंगे। अगर कहते हैं कि अगर नागरी के जो मूल अंक हैं उनमें औकूड़ा लगा हुआ होता है, जैसे इसको औकूड़ा कहते हैं, अगर इस औकूड़ा को हटा लेते हैं ना, तो वह नागरी का अंतर्राष्ट्रीय रूप हो जाता है, अंतर्राष्ट्रीय अंक है। सिर्फ जो है औकूड़ा हटा दिए हैं हम लोग। तो इस तरह तो अंक हो गए। अब हम लोग जो है जान लें कि जो है देवनागरी लिपि के गुण दोष। तो इसमें चूंकि अगर अपनी माता में कोई दोष नहीं होता है, मगर हम भारतीय ऐसे एक तरह से इसे ऐसे माने, अब उसके लिए शब्द नहीं मिल रहा है, कि ऐसी हीन मानसिकता से ग्रस्त हो गए हैं कि अपनी मां में ही जो है दोष निकालने लगते हैं। जबकि पूरा विश्व इस देवनागरी लिपि की मुक्त कंठ से प्रशंसा करता है। और वो मुक्त कंठ से प्रशंसा करने वाले लोगों के बारे में भी थोड़ा जो है हम लोग जान लें। आइजक पिटमैन, जिसने क्या किया था, शॉर्ट हैंड, यानी कि जो पूरे में विश्व में जो शॉर्ट हैंड में लिखा जाता है, त्वरा लेखन जिसको कहते हैं, तो वह कह रहा है शख्स कि संसार की यदि कोई लिपि सर्वाधिक पूर्ण है तो वह एकमात्र हिंदी यानी कि नागरी लिपि है। मगर हम समझेंगे थोड़े, क्योंकि वो कह रहा है, मगर हम मानेंगे नहीं, क्योंकि हमें अपनी मां में दोष जो निकालना है। फिर उसके बाद जो है मोनियर विलियम्स, जिसने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया और उसके परिष्कार किया, वह कहता है यह सभी ज्ञात लिपियों से अधिक पूर्ण और संतुलित है। अब इससे जो है बड़ा क्या हो सकता है, मगर आरोप लगाने वाले तो कुछ भी जो है लगा सकते हैं। और वह आरोप किस लिए लगाया जाता है कि चूंकि हम लोग गुलामी की मानसिकता से अभी तक मुक्त नहीं हो पाए हैं और समझ रहे हैं कि सारे ज्ञान विज्ञान की कुंजी अंग्रेजी में ही है। और इसका नतीजा हम लोगों को भोगना भी जो है पड़ता है कि रूस और चीन और जापान अपनी भाषा में पूरा अनुसंधान कर चुके होते हैं, और उसके बाद हम लोग उसका इंतजार करते हैं कि पहले वह अंग्रेजी में ट्रांसलेशन हो उसका, और तब जो है हिंदुस्तान में आए, और तब उसका हिंदी में अनुवाद हो या लिप्यंतरण हो, तब हम उसको पढ़ते हैं। तब तक तो जो है इतनी गति जो है आज विज्ञान आज इतना गतिशील है कि तब तक तो जो है बहुत देर हो चुकी होती है। 4th 5th जनरेशन की बात हम लोग करते हैं, और तब तक जो है विश्व जो है 8वें या 9वें जनरेशन में जो है पहुंच जाता है। तो उसके प्रति जो है आग्रह दुराग्रह है। और उसके साथ जो है क्षेत्रीयता और प्रांतीयता की भी जो है बात है कि और ये विशेष करके जो है साहित्यिक नेताओं और राजनेताओं के द्वारा अपना सिक्का जो है चलाने के लिए
प्रांतीयता और क्षेत्रीयता का मुद्दा उठा करके नागरी लिपि को हिंदी की लिपि, ब्राह्मणों की लिपि, कर्मकांडीय लिपि का आरोप लगा देते हैं और कर्मकांडीय लिपि का आरोप लगाते हैं और नागरी लिपि के बारे में ऐसी गलत धारणा वही जो है लगा सकता है जो कि नागरी लिपि से एक तरह से जो है अनजान है या अनजान बनने का जो है प्रयास करता है। वैसे सोए हुए को जगाना आसान होता है, मगर जो है अंठिया करके जो है सोया हुआ हो उसको जो है पानी फेंक गुदगुदाने से क्या जो है पानियों फेंकने पर वो जो है जल्दी नहीं जगता है, तो भी जो है करवट बदल लेता है जग जाने के बावजूद। तो वैसे को जगाने से कोई फायदा होना भी नहीं है। से यह उसका संक्षिप्त रूप है। बृहद रूप का भी एक वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। अभी इतने की ही जरूरत है और यह पर्याप्त है। स्नातक तृतीय खंड की परीक्षा में अगर यह प्रश्न आता है, आना ही है, तो उस स्थिति में यह आपके लिए कारगर होगा और फिर परीक्षा पूर्व आप लोग को शुभकामना कि अच्छे से परीक्षा दीजिए और अच्छे अंक लाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसको अपने मित्रों के बीच शेयर जरूर करना है, क्योंकि सबकी परीक्षा है और सहयोग तो जरूरी है और अपनी तो जो है संस्कृति ही है वसुधैव कुटुंबकम की और सहयोग की। बहुत बहुत